फूड एंड न्यूट्रिशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है मेथड्स यूज्ड टू एनहांस न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, यानी भोज्य पदार्थों की पोषक महत्ता बढ़ाने के क्या उपाय हैं या क्या विधियां हैं। तो आइए हम जानते हैं उन विधियों के बारे में जो भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाने के काम में आती हैं। सबसे पहले विधि है सप्लीमेंटेशन या पूरक करना। तो कुछ भोज्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से कुछ पौष्टिक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं या उनकी कमी होती है, और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से वे पौष्टिक तत्व या न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में होते हैं। तो वे भोज्य पदार्थ जिनमें कमी होती है और वे भोज्य पदार्थ जिनमें ये अधिक मात्रा में होते हैं, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक अच्छी गुणवत्ता का हमें भोजन प्राप्त होता है, और इस क्रिया को कहा जाता है सप्लीमेंटेशन या पूरक करना। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वह है अनाज और दाल को मिलाकर पकाना, क्योंकि अनाज में लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की कमी होती है और यह दाल में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। वहीं दाल में मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल की कमी होती है तथा यह अनाज में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जब अनाज और दाल को मिला दिया जाता है तो यह दोनों ही आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं, और इस प्रकार अनाज और दाल दोनों के मिलने से अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके साथ ही अनाज के अलावा ये जो लाइसिन अमीनो अम्ल है वह दूध में और अंडे में भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर अनाज को दूध के साथ लिया जाए या अंडे को अनाज के साथ में लिया जाए तो उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन मिलता है, या ये कह लें कि अनाज के प्रोटीन की जो गुणवत्ता है वह बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दूसरी विधि है पौष्टिकता बढ़ाने की वह है अंकुरण। अंकुरण के बारे में आप सभी जानते हैं। इस प्रक्रिया में दालों या अनाजों को भिगोकर कुछ घंटे के लिए रख दिया जाता है, और जब वे अच्छी तरह से भीग जाते हैं तो इनको एक कपड़े में बांधकर रख दिया जाता है अथवा स्प्राउटर के अंदर रख दिया जाता है। कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद में इन दानों में से अंकुर निकलने लगते हैं और अच्छी मात्रा में वृद्धि कर लेते हैं। अंकुरण की प्रक्रिया के द्वारा बीजों से विटामिन सी और बी समूह के विटामिनों का संश्लेषण होता है, और यही नहीं, अंकुरण के दौरान इनमें उपस्थित एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं, तथा इनके नष्ट होने के कारण अनाज और दालों में जो विद्यमान प्रोटीन है उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, साथ ही लौह तत्व की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। अंकुरित अनाज का उपयोग करने से जिन लोगों को दाल खाने से गैस की समस्या रहती है वह भी नहीं होती है, क्योंकि यह सुपाच्य होता है। और अंकुरण के दौरान जो स्टार्च है वह सरल शर्करा में विभक्त हो जाता है, और इस प्रकार से यह स्वादिष्ट ज्यादा हो जाता है, इसमें हल्का मीठापन आ जाता है, और इस कारण जो अंकुरित भोज्य पदार्थ हैं उन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है। अगली विधि है खमीरीकरण या फर्मेंटेशन, खमीर उठाना जिसे कहते हैं, और इस क्रिया के लिए भोज्य पदार्थों में
बैक्टीरिया डाले जाते हैं या कोई ना कोई पदार्थ डाला जाता है जो खमीर उठाने के काम में आता है। इस प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का खंडन करके उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, और जब पकाया जाता है भोज्य पदार्थ को तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसलिए खमीरीकरण के द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं वे हल्के और जालीदार होते हैं, स्पंजी होते हैं। खमीरीकरण के फलस्वरूप भोजन में उपस्थित जो पोषक निरोधी तत्व हैं या एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। साथ ही खमीरीकरण के कारण भोज्य पदार्थ सुपाच्य भी हो जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणु बी विटामिन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए खमीरीकृत उत्पादों में जो सामान्य अवस्था का भोज्य पदार्थ होता है उससे खमीरीकरण के बाद में बी विटामिन की जो मात्रा है उनमें वृद्धि हो जाती है। इसके जो खमीरीकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा बनने वाले भोज्य पदार्थ हैं इडली, डोसा, जलेबी, नान खटाई, डबल रोटी, खमीरी रोटी आदि व्यंजन। अब हम बात करते हैं अगली विधि की और वह है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन में कृत्रिम रूप से किसी भोज्य पदार्थ में कोई पोषक तत्व मिलाया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से उस भोज्य पदार्थ में उपस्थित नहीं होता है, और इसका जो मुख्य या सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वह है आयोडीन युक्त नमक। क्योंकि आयोडीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के काम में आता है हमारे शरीर में, इसलिए आयोडीन की प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा लेनी स्वस्थ रहने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। अतः क्योंकि नमक हमारे जीवन में प्रतिदिन काम में आने वाला पदार्थ है, इसलिए नमक में आयोडीन जब उसका प्रोसेसिंग की जाती है तो आयोडीन मिला दिया जाता है एक निश्चित मात्रा में, क्योंकि नमक में प्राकृतिक रूप से आयोडीन की मात्रा नहीं रहती है। अतः आयोडीन युक्त नमक प्रतिदिन खाने से आयोडीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से घी और तेल में विटामिन ए और विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। कुछ भोज्य पदार्थों को लौह तत्व के द्वारा भी फोर्टिफाई करने की प्रयास अभी जारी हैं। इसके अलावा जो अगली विधि है वह है पार बॉइलिंग। पार बॉइलिंग मुख्यतया राइस के लिए की जाने वाली प्रोसेसिंग है, और इस विधि में चावल को कुछ घंटों तक भिगो दिया जाता है, लगभग 6 से 12 घंटे के लिए, और इन्हें छिलकों सहित भिगोया जाता है। उसके बाद में इसे या तो उबाला जाता है या भाप में पकाया जाता है। उसके बाद इन्हें सुखाकर कूट लेते हैं जिससे इसका छिलका अलग हो जाए। पार बॉइलिंग की प्रक्रिया के कारण जो इसकी ब्राउन लेयर है या जो छिलका है उसमें बी विटामिन होते हैं, वे दाने के अंदर आ जाते हैं, और इस प्रकार जो चावल के दाने हैं उनके पौष्टिकता बढ़ जाती है या न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार से प्रोटीन जो है वह भी कार्बोहाइड्रेट के साथ में संयुक्त हो जाता है और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। जो पार बॉइल्ड राइस होते हैं वे पॉलिश्ड चावलों की अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक होते हैं, और ऐसे चावलों को उसना चावल, सेला चावल या तेलिया चावल भी कहा जाता है। इस प्रकार हम घर में ही विभिन्न भोज्य पदार्थों के मिश्रण, अंकुरीकरण एवं खमीरीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन की पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं तथा अपने भोजन में फोर्टिफाइड भोज्य पदार्थों को एवं सेला चावल के उपयोग से भोजन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना
कि भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ाने की क्या-क्या विधियां हैं। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले लेक्चर के साथ में मैं पुनः उपस्थित होंगी।